इस कहानी पर आधारित है एक फिल्म इनकांटेशन, जो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। यह अंधविश्वास और सामूहिक भ्रम की ऐसी कहानी है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल है, अगर पूरा परिवार देवताओं का रूप ले चुका था, तो क्या एक से ज़्यादा सदस्य राक्षस से प्रभावित थे? आपको कौन सा सदस्य सबसे ज़्यादा संदिग्ध लगा? अपने विचार कमेंट में बताएं। एक शांत मोहल्ले में उस रात हड़कंप मच गया जब एक पड़ोसी ने घबराते हुए पुलिस को फ़ोन किया। उसने बताया कि वू परिवार के मुखिया मिस्टर वू ने उनके घर पर दस्तक दी और एम्बुलेंस बुलाने की गुहार की। लेकिन जब पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला तो वे गायब थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है? डर और हैरानी के साथ पड़ोसी वो परिवार के घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक भयावह मंजर ने उसके होश उड़ा दिए। दीवारें मानव मल से सनी थी। फर्श पर चावल और नमक बिखरे थे और मक्खियाँ हर कोने में भिन भिन आ रही थी। खिड़कियाँ पीले कागजों से ढकी थी, जिससे ना तो रोशनी अंदर आ सकती थी, ना ही हवा। डाइनिंग टेबल पर बर्तनों में मानव मल और मूत्र सजा रखा था और सबसे डरावना, पहले कमरे में एक युवती की लाश पड़ी थी जो कि सड़ रही थी। पड़ोसी की कॉल पर पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस को शुरू में लगा कि वो परिवार एक सामान्य परिवार है। उनकी एक बेटी ताइपे में नौकरी करती थी, दूसरी नर्स थी, तीसरी कॉलेज में पढ़ रही थी और उनका बेटा छापा खाने में काम करता था। लेकिन पड़ोसियों ने कुछ और ही बताया। पड़ोसियों के अनुसार यह परिवार बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। रात में उनके घर से अजीब आवाजें आती थी। कभी मंत्रों का जाप, कभी शैतान, कभी फुसफुसाहटें और कभी विचित्र आवाजें। पड़ोसी इस परिवार का नाम लेते ही डर से कांपने लगते थे। पुलिस ने देखा कि खिड़कियों पर रहस्यमयी चिन्ह बने हैं, जैसे लाल बगुआ, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों का प्रतीक था। काले कपड़े खिड़कियों पर लटक रहे थे, मानो कोई भयावह शक्ति वहां रुकी हो। पड़ोसियों ने और विवरण दिए। वे बताते हैं कि वो परिवार रात रात भर जागकर कुछ ना कुछ करता रहता था और उनके घर से आने वाली आवाज़ें समझ से परे थी। पुलिस को अब यकीन हो गया था, यह कोई साधारण परिवार नहीं था और इस घर में कुछ तो बहुत गलत हुआ था। सवाल उठता है, इस चार दीवारी में ऐसा क्या हुआ कि पूरा मोहल्ला इस परिवार से खौफ खाने लगा? वो लाश किसकी थी? बाकी परिवार कहाँ गायब है? वो परिवार अपने गहरे धार्मिक विश्वासों के लिए जाना जाता था। वे छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा संकेत मानते थे। अगर कोई काला जानवर रास्ता काट दे तो वे उस मार्ग से जाने से बचते थे। अगर सपने में किसी प्रियजन की मृत्यु देख ली तो वे उसे सावधान रहने के लिए चेतावनी देते थे। उनके लिए हर घटना, चाहे छोटी हो या बड़ी, किसी देवीय या दानवीय शक्ति का परिणाम थी। वे मानते थे कि सपने गुप्त संदेश लाते हैं और इन्हें नज़रअंदाज करना खतरे को बुलावा देना है। लेकिन कोई इतना गहरे अंधविश्वास में कैसे डूब सकता है कि वास्तविकता और भ्रम की सीमा भूल जाए? क्या कोई अपने सपने को इतना गंभीरता से ले सकता है कि वह त्रासदी की ओर बढ़ जाए? इस परिवार का विश्वास इतना प्रबल था कि इसने
उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उनकी सबसे छोटी बेटी को एक सपना आया। उसने बताया कि उसे थर्ड प्रिंस दिखे, जो चीनी लोक कथाओं में एक शक्तिशाली रक्षक देवता है। कथा के अनुसार थर्ड प्रिंस का जन्म असाधारण था। उनकी माँ को उन्हें जन्म देने में 3.5 साल लगे। हताश होकर उनकी माँ कभी कभी खुद के पेट पर प्रहार करती थी। जब थर्ड प्रिंस पैदा हुए तो उनके पिता ने उन्हें राक्षस कहकर मारने की कोशिश करी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और एक युवा थर्ड प्रिंस प्रकट हुए। वे अपने परिवार की रक्षा के लिए पूजे जाते थे। जब छोटी बेटी को बार बार ऐसे सपने आए तो परिवार को लगा कि उनके घर में कोई खतरा मंडरा रहा है। वे इतने धार्मिक थे कि मानते थे कि आत्मा कई कारणों से शरीर छोड़ सकती है। छोटी बेटी की आत्मा को बचाने के लिए वे नजदीकी मंदिर गए, जो उनकी मान्यताओं के अनुरूप था। वहाँ आत्मा बुलाने की रस्म शुरू हुई, जिसमें थर्ड प्रिंस का नाम बार बार आया। पुजारी ने चेतावनी दी कि उनकी सबसे बड़ी बेटी, जो ताइपे में नौकरी करती थी, वो एक बड़े खतरे में है। माँ ने उसे तुरंत फोन कर घर आने को कहा, यह चेतावनी देते हुए कि ताइपे में रुकना खतरनाक है। माँ इतनी ज़्यादा चिंतित हो गई कि वह खुद उसे लेने चले गई। जब बड़ी बेटी घर पहुंची तो पहला दिन खुशी से बीता, लेकिन पहली ही रात वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे सपने में लगता कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है। हर रात यही होने लगा और नींद की कमी के कारण वह खुद को चोट पहुंचाने लगी। थप्पड़ मारना, दीवार पर सर पटकना, नाखूनों से त्वचा खरोचना। परिवार ने उसे भी मंदिर ले गए। उनका मानना था कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने थर्ड प्रिंस की मूर्ति की जगह बदल दी थी, जिससे कोई नकारात्मक शक्ति घर में घुस गई। मूर्ति को वापस रखने के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। बड़ी बेटी ताइपे लौटने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक दिन उसे रहस्यमयी फोन आया। किसी को नहीं पता था कि वह किससे बात कर रही है। फोन कटते ही उसने कहा, मैं करुणा की देवी हूँ। परिवार को लगा कि वह अब आध्यात्मिक माध्यम बन गई है, लेकिन आध्यात्मिक माध्यम बनना इतना आसान नहीं। ऐसे लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी जीभ काटकर तावीज से लिखते, त्वचा में पिन चुभोते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वे आत्माएं हैं। बड़ी बेटी ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया था। परिवार को शक हुआ कि उसमें कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने दोनों छोटी बहनों को 5 फिंगर माउंटेन भेज दिया, जो एक खतरनाक जगह मानी जाती है। वहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियाँ मौजूद हैं। कई लोगों ने वहाँ ऐसी चीज़ें अनुभव की थी जिनसे उन्हें लगा था कि वे किसी आत्मा के नियंत्रण में। बहनों के जाने के बाद मिस्टर और मिसेस वू ने घर को शुद्ध करने का फैसला किया। उन्होंने एक गुरु को बुलाया, लेकिन गुरु ने दरवाजे पर लोमड़ी की आत्मा देखी, जो अराजकता का प्रतीक था। गुरु ने कहा, घर राक्षसों से भरा है, वहाँ रहना खतरनाक है। परिवार का घर टी पॉइंट पर था, जो नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। गुरु ने कई दिनों तक भूत भगाने की प्रक्रिया की और कहा, घर अब शुद्ध है। परिवार ने तावीज़ और अगरबत्तियां जलाकर घर को शुद्ध रखने की कोशिश की। जब बहनें वापस आई तो उन्हें लगा कि सब ठीक है, लेकिन एक रात तीनों बहनें मंत्र जपने लगी, कहने लगी कि यह उनका असली घर नहीं, उनका दिमाग उनके नियंत्रण में नहीं था। मिस्टर वू ने कहा कि वे जेड सम्राट हैं। मिसेस वू ने कहा कि वह पश्चिम की रानी माता है। सबसे बड़ी बेटी करुणा की देवी थी।
दूसरी 7वीं परी, छोटी थर्ड प्रिंस। बेटे ने कहा कि वह नशे में धुत साधु है। मिस्टर वू ने कहा कि परिवार में कोई एक राक्षस से प्रभावित है जो देवता बनकर छिप रहा है। अगले 2 महीने परिवार ने राक्षस को निकालने के लिए भयानक कदम उठाए। उन्होंने फर्श पर चावल और नमक बिखेरा, तावीज़ों का उपयोग किया, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। जब यह भी काम नहीं आया तो उन्होंने मानव मल और मूत्र दीवारों पर और एक दूसरे पर लगाया। फिर उन्होंने खाना छोड़कर केवल मल और मूत्र खाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बेटी की मृत्यु हो गई। उसकी लाश पर चोटों और जलने के निशान थे। ऑटोप्सी में पता चला कि उसकी मृत्यु कई अंगों के फेल होने के कारण हुई, जो मल खाने के कारण से हुआ था। पुलिस को 3 दिन बाद परिवार मंदिर में मिला, जहां उनके शरीर पर जलने के निशान थे। मिस्टर वू ने कहा कि वे कुछ बता नहीं सकते, वरना राक्षस पुलिस को निशाना बना सकते हैं। पुलिस ने एक जेट शासक का उपयोग किया और तब परिवार ने बताया कि घर में क्या हुआ है। मिसेस वू ने कहा कि वे सभी घायल हुए, लेकिन सबसे बड़ी बेटी की आत्मा वापस नहीं आ सकी। मनोचिकित्सक ने कहा परिवार मानसिक रूप से स्वस्थ है। कोर्ट ने कहा बेटी की मृत्यु स्वेच्छा से मल खाने के कारण हुई। हत्या के आरोप हट गए और परिवार सामान्य जीवन जीने लगा। इस कहानी पर आधारित है एक फिल्म इनकांटेशन, जो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।